Welcome again students in the microeconomics classes unit number 6 producer behavior and supply। इस सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ रेवेन्यू एंड अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में 2009 में आ चुका है, क्योंकि पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास में हुआ करती थी, जिस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको जितने भी ब्लैंक प्लेसेस दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हमें फिलअप करना है। टोटल रिवेन्यू का मतलब गुड्स बेचने पर जो पैसा हमें मिलता है। मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब एक एडिशनल प्रोडक्ट बेचने पर टोटल रिवेन्यू जितना बढ़ेगा वही कहलाता है मार्जिनल रिवेन्यू। और एवरेज रिवेन्यू का मतलब होता है प्राइस, या फिर फॉर्मूले के अनुसार अगर देखा जाए तो टोटल रिवेन्यू को आउटपुट से डिवाइड करके हम लोग एवरेज रिवेन्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर एवरेज रिवेन्यू दिखाई दे रहा है 8 और आइटम हमने बेचा है 1, इसका मतलब टोटल रिवेन्यू हमें मिलेगा 8 रुपीज। एवरेज रिवेन्यू अगर 8 रुपए है, यानी वस्तु की कीमत 8 रुपए है, तो एक यूनिट बेचने पर हमें 8 रुपए ही मिलेंगे, और यही कहलाएगा मार्जिनल रिवेन्यू। क्योंकि इसके ऊपर हम लोग एज्यूम करते हैं 0, कि जब आउटपुट हमने एक भी नहीं बेचा होगा तो रिवेन्यू भी 0 होगा। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है मार्जिनल रिवेन्यू है 4, इसका मतलब टोटल रिवेन्यू 4 रुपीज बढ़ेगा, तभी तो यहां पर मार्जिनल रिवेन्यू 4 आएगा। इसका मतलब यहां पर टोटल रिवेन्यू हो जाएगा 12, क्योंकि 8 रुपीज तो ये पहले से ही था। अब 4 रुपीज और बढ़ने के बाद ये हो जाएगा 12। अगर टोटल रिवेन्यू 12 है और आउटपुट 2 यूनिट्स हैं, तो इसका मतलब कीमत रही होगी वस्तु की 6 रुपए। तो यहां पर पुट करेंगे 6, यानी कि टोटल रिवेन्यू को हमने डिवाइड कर दिया आउटपुट से। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है एवरेज रिवेन्यू 4। आइटम्स बेचे हैं हमने 3, तो टोटल रिवेन्यू भी दिखाई दे रहा है 12। 4 3 12। लेकिन यहां पर रिवेन्यू हमारा बढ़ा नहीं है, और अगर रिवेन्यू नहीं बढ़ा, रिवेन्यू 0 है, एडिशनल रिवेन्यू, तो इसका मतलब यही कहलाएगा मार्जिनल रिवेन्यू। इसके बाद टोटल रिवेन्यू डिक्रीज हो गया, 12 से हो गया 8, इसका मतलब मार्जिनल रिवेन्यू है -4। क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू का ही मतलब होता है कि यूनिट्स एक्स्ट्रा बेचने पर टोटल रिवेन्यू कितना बढ़ा, और यहां पर टोटल रिवेन्यू बढ़ा नहीं था बल्कि डिक्रीज हुआ था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अगेन 2009 का क्वेश्चन है ये। यहां पर कुछ ब्लैंक प्लेसेस दिखाई दे रहे हैं। आउटपुट सोल्ड 1, मार्जिनल रिवेन्यू 16, इसका मतलब टोटल रिवेन्यू भी यहां पर 16 होगा, और प्राइस भी 16 होगा। क्योंकि अगर एक आइटम बेचने पर मार्जिनल रिवेन्यू 16 है, तो इसके ऊपर तो हम लोग एज्यूम करते हैं टोटल रिवेन्यू को 0, तो एक आइटम बेचकर हमें एक्स्ट्रा 16 रुपीज मिले हैं, तो यहां पर 16 आएगा। और अगर ये 16 है टोटल रिवेन्यू, तो आउटपुट से उसे डिवाइड करने पर प्राइस भी 16 ही आएगा। उसके बाद प्राइस हमें दिखाई दे रहा है 12, और आउटपुट है यहां पर 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स बेचने पर अगर प्राइस 12 रुपीज है, तो टोटल रिवेन्यू होगा 24, जो ऑलरेडी गिवन है। यानी कि यहां पर टोटल रिवेन्यू हमारा इंक्रीज हुआ 8 रुपीज, 16 से 24 आ गया टोटल रिवेन्यू। यही कहलाता है मार्जिनल रिवेन्यू। इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है मार्जिनल रिवेन्यू 6, इसका मतलब टोटल रिवेन्यू बढ़ेगा 6 रुपीज, और ये 24 से हो जाएगा 30। और अगर टोटल रिवेन्यू 30 है और यूनिट सोल्ड हैं 3, तो प्राइस रहा होगा इसका मतलब 10 रुपीज।
तो कैसे निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई आउटपुट। तो इससे निकलेगा प्राइस 10 रुपीज़, और लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से मार्जिनल रेवेन्यू दिखाई देगा नेगेटिव में, यानी कि -2। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आउटपुट सोल्ड 4 यूनिट्स, प्राइस है 9, तो कुल मिलाकर यहां पर हमें मिलेंगे 36 रुपीज़। मार्जिनल रिवेन्यू यहां पर हम बता नहीं सकते कितना आएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि 3 यूनिट्स बेचने पर हमें टोटल रिवेन्यू कितना मिला था। तो यहां पर मार्जिनल रिवेन्यू की जगह हम लोग पुट करेंगे डैश। आफ्टर दैट, जब हमने 5 यूनिट्स बेची तो मार्जिनल रिवेन्यू मिला हमें 4, यानी कि टोटल रिवेन्यू 4 रुपीज़ से इंक्रीज होगा। तो 36 में ऐड कर देंगे 4 और टोटल रिवेन्यू आ जाएगा 40। अगर टोटल रिवेन्यू 40 है तो आउटपुट से डिवाइड करने पर प्राइस निकल आएगी, क्योंकि अगर हमने आइटम बेचे हैं 5 तो यहाँ पर कीमत 8 रुपये रही होगी, तभी टोटल रिवेन्यू हमें मिल रहा है 40 रुपीज़। उसके बाद टोटल रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है 2, तो मार्जिनल रिवेन्यू कहलाएगा 2, और एवरेज रिवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए टोटल रिवेन्यू को डिवाइड कर देंगे आउटपुट से। दैट मीन्स 42 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि प्राइस कहलाएगा 7 और मार्जिनल रिवेन्यू कहलाएगा 2 रुपीज़, क्योंकि टोटल रिवेन्यू यहाँ पर 2 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है। इसके बाद हमें प्राइस दिखाई दे रही है यहाँ पर 6। तो अगेन 7 आइटम्स हमने बेचे हैं, प्राइस है 6 रुपीज़, तो कुल मिलाकर हमें पैसा मिलेगा अगेन 42 रुपीज़। इस बार टोटल रिवेन्यू इंक्रीज नहीं हुआ, यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू कहलाएगा 0। और लास्ट में क्योंकि टोटल रिवेन्यू है 40 और आउटपुट सोल्ड है 8, इसका मतलब प्राइस रही होगी 5 रुपीज़। यहां पर हमने देखा कि टोटल रिवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, 42 से 40 पर आ गया, इसका मतलब मार्जिनल रिवेन्यू कहलाएगा -2, एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट, अगेन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टोटल रिवेन्यू अगर 10 है और यूनिट सोल्ड है 1, तो इसका मतलब प्राइस भी 10 रुपीज़ रहा होगा। और अगर प्राइस 10 रुपीज़ है और टोटल रिवेन्यू भी 10 है, तो यहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू भी 10 ही आएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग एज्यूम करते हैं यूनिट सोल्ड 0, और अगर यूनिट सोल्ड 0 है तो टोटल रिवेन्यू भी 0 होगा। फिर 1 यूनिट के एक्स्ट्रा बेचने पर हमें 10 रुपीज़ मिले हैं, इसलिए यहाँ पर MR कहलाएगा 10। और ध्यान रखिएगा 1 के सामने TR, AR का मतलब प्राइस, और MR हमेशा इक्वल होते हैं 1 के सामने। अगर यूनिट सोल्ड 1 है तो TR, AR और MR कभी भी अलग नहीं होते, अर्थात तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है मार्जिनल रिवेन्यू 4, इसका मतलब टोटल रिवेन्यू 4 रुपीज़ बढ़ेगा। दैट मीन्स टोटल रिवेन्यू हो जाएगा 14। और अगर टोटल रिवेन्यू हमें मिला है 14 रुपीज़ और 2 आइटम बेचकर मिला है ये रिवेन्यू हमें, इसका मतलब प्राइस रहा होगा 7 रुपीज़, यानी कि टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाई यूनिट सोल्ड या आउटपुट सोल्ड। उसके बाद टोटल रिवेन्यू हमें दिखाई दे रहा है 1 रुपी बढ़ा है, तो MR कहलाएगा 1 और प्राइस कहलाएगा 5। 15 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स प्राइस 5 आ गया, और टोटल रिवेन्यू इंक्रीज हुआ 1 रुपी, यही कहलाएगा मार्जिनल रिवेन्यू। और लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है मार्जिनल रिवेन्यू माइनस में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर टोटल रिवेन्यू डिक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा डिक्रीज होने के बाद 12। और अगर टोटल रिवेन्यू 12 है और आउटपुट सोल्ड 4 यूनिट्स हैं, तो प्राइस रहा होगा यहाँ पर 3 रुपीज़। दैट मीन्स TR डिवाइडेड बाई यूनिट्स सोल्ड। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल।
यहाँ पर जितने भी ब्लैंक प्लेसेस हमें दिखाई दे रहे हैं उनको हमें फिलअप करना है। अगर प्राइस है 10 रुपीज़, टोटल रिवेन्यू मिला है 100, तो इसका मतलब यूनिट सोल्ड भी यहाँ पर 10 रहा होगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करने पर ही 100 आता है। ध्यान रखिएगा, प्राइस को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट सोल्ड से तो टोटल रिवेन्यू आता है, और टोटल रिवेन्यू को अगर डिवाइड कर दिया जाए प्राइस से तो यूनिट सोल्ड निकल आएगा। यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पर यूनिट सोल्ड होगा 10। उसके बाद प्राइस है 11, यूनिट सोल्ड है 9। अगर हमने 9 आइटम्स बेचे हैं तो 11 रुपए के हिसाब से हमें मिलेंगे 99 रुपीज। देन प्राइस 12 रुपीज़ है, टोटल रिवेन्यू 96 है, तो 96 को आप डिवाइड कर दीजिए 12 से, यूनिट सोल्ड पता चल जाएंगी 8। अगर प्राइस है 13 रुपीज़ और हमने यूनिट्स बेची हैं 7, तो 7 यूनिट्स बेचकर हमें मिलेंगे यहां पर 91 रुपीज़। अगर रिवेन्यू हमें मिला 84 और प्राइस है 14, तो टोटल रिवेन्यू को डिवाइड कर दिया जाएगा प्राइस से, फिर निकल आएगा यूनिट सोल्ड। 84 डिवाइडेड बाई 14, दैट मीन्स 6। नेक्स्ट, अगर हमने 15 रुपए की कीमत पर 5 आइटम्स बेचे हैं तो कुल मिलाकर हमें मिलेंगे 75 रुपीज़, जो कहलाएगा टोटल रिवेन्यू। और लास्ट में टोटल रिवेन्यू है 64 और प्राइस है 16, इसका मतलब यूनिट सोल्ड है 4, जो कैसे निकालेंगे, TR डिवाइडेड बाई प्राइस। अगर टोटल रिवेन्यू को आप प्राइस से डिवाइड करोगे तो यूनिट सोल्ड निकलेगा, और अगर टोटल रिवेन्यू को यूनिट सोल्ड से डिवाइड करोगे तो प्राइस निकल आता है। मार्जिनल रिवेन्यू यहां पर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर यूनिट सोल्ड डिक्रीज हो रही हैं, और हमें मार्जिनल रिवेन्यू में हमेशा ये देखना होता है कि एक एडिशनल यूनिट बेचने पर हमारा रिवेन्यू कितना बढ़ा। तो 4 यूनिट्स पर लास्ट में MR कितना कहलाएगा हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि 3 आइटम्स बेचकर हमें रिवेन्यू कितना मिला था। लेकिन इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है कि रिवेन्यू 64 से आ गया 75 पर, इसका मतलब रिवेन्यू 11 रुपीज़ बढ़ा है, तो इसके ऊपर आएगा 11 रुपीज़। इसके बाद रिवेन्यू 75 से हो गया 84। अगर रिवेन्यू 75 से 84 पर आ गया तो रिवेन्यू इंक्रीज हुआ 9 रुपीज़। ध्यान रखिएगा, यहां पर यूनिट सोल्ड उल्टा दिखाई दे रहा है आपको, अर्थात ये इंक्रीज हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, इसीलिए मार्जिनल रिवेन्यू का कॉलम भी नीचे से ऊपर की तरफ ही भरा जाएगा, क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब ही यही है कि एक एडिशनल यूनिट बेचने पर टोटल रिवेन्यू में इंक्रीज कितना हुआ। इसके बाद 84 से ये आ गया 91 पर, इसका मतलब मार्जिनल रिवेन्यू कहलाएगा 7। देन 91 से आ गया 96 पर, तो मार्जिनल रिवेन्यू कहलाएगा 5। देन 96 से आ गया 99 पर, तो रिवेन्यू यहाँ पर बढ़ा 3, यही कहलाएगा मार्जिनल रिवेन्यू। और सबसे फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि टोटल रिवेन्यू 99 से 100 पर आ गया है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो टेबल थी ये हमें उल्टी गिवन है। नॉर्मली यूनिट सोल्ड बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिट सोल्ड क्योंकि घटता हुआ दिखाई दे रहा है, सॉरी, इसी वजह से यहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू को हमें उल्टा ही भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, गिविंग रीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। रीजन के साथ बताना है कि ये स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। यहां पर 3 स्टेटमेंट्स आपको दिखाई दे रही हैं, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2009 में 6 मार्क्स का, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एवरेज कॉस्ट फॉल्स ओनली व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स। एवरेज कॉस्ट गिरती है केवल तब जब मार्जिनल कॉस्ट गिरती है। यह बात गलत है। गलत इसलिए क्योंकि एवरेज कॉस्ट केवल तब गिरती है जब मार्जिनल कॉस्ट उससे कम हो।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है या बढ़ रही है। मेन बात यह है कि अगर एवरेज कॉस्ट गिर रही है तो इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट उससे कम होगी। फॉल्स बिकॉज एवरेज कॉस्ट फॉल्स only when MC is less than AC. Irrespective, MC falls or rises. Second point, the difference between average total cost and average variable cost is constant. यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच जो अंतर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच जो अंतर है वो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी कांस्टेंट नहीं होता। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लगातार आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट नहीं होती, जिसका डायग्राम आपको पहले पढ़ाया गया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हर यूनिट बढ़ने के साथ साथ आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटती हुई दिखाई देगी, और इसी वजह से ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। थर्ड पॉइंट, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो मैक्सिमम। यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू जब मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू वहां पर जीरो होता है। जब भी आपको दिखाई देगा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, इसका मतलब वो कांस्टेंट भी है, और अगर टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है इसका मतलब वो नहीं बढ़ रहा, और अगर वो नहीं बढ़ रहा तो वही तो कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू, दैट मीन्स जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर सपोर्ट ऑफ योर आंसर। और ये क्वेश्चन आ चुका है 2010 में बोर्ड एग्जाम्स में, जिस वजह से ये क्वेश्चन भी हो जाता है इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 1, when marginal revenue is constant and not equal to zero, then total revenue will also be constant. यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो एवरेज रिवेन्यू के इक्वल है। मार्जिनल रिवेन्यू कांस्टेंट केवल तभी होता है जब एवरेज रिवेन्यू अर्थात प्राइस कांस्टेंट हो, और अगर प्राइस कांस्टेंट है तो टोटल रिवेन्यू इंक्रीज होता है कांस्टेंट रेट से, वो कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि टोटल रिवेन्यू यहां पर आपको दिखाई देगा इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से। यहां पर टोटल रिवेन्यू कांस्टेंट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, एज सून एज मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो स्टार्ट्स राइजिंग। जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी शुरू होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़नी शुरू हो जाती है। यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट केवल तभी बढ़ेगी जब मार्जिनल कॉस्ट उससे ज़्यादा होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है या घट रही है। मेन बात यह है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तभी जब मार्जिनल कॉस्ट उससे ज़्यादा होगी। लास्ट पॉइंट नंबर 3rd, total product always increases whether there is increasing returns or diminishing returns to a factor. टोटल प्रोडक्ट लगातार बढ़ता है, चाहे इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो या डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो। यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में दिखाई देता है तेजी से बढ़ता हुआ, दैट मीन्स इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट दिखाई देता है धीरे धीरे बढ़ता हुआ, यानी कि इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, लेकिन एट द एंड टोटल प्रोडक्ट गिरने लगता है। और यहां पर लिखा है कि टोटल प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीजेज, जिस वजह से ये स्टेटमेंट भी हो जाता है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगेन गिविंग रीजंस स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। और ये क्वेश्चन भी 2009 में आ चुका है 6 मार्क्स का, जिस वजह से ये भी हो जाता है इंपॉर्टेंट। यहां पर भी 3 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, व्हेन देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर
मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट बोथ ऑलवेज डिमिनिश। डिमिनिशिंग रिटर्न्स में मार्जिनल प्रोडक्ट भी घटता है और टोटल प्रोडक्ट भी लगातार घटता है। यह बात गलत है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स के स्टार्टिंग में मार्जिनल प्रोडक्ट आपको भले ही घटता हुआ दिखाई दे, लेकिन जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से। वो डिक्रीज नहीं होगा बल्कि इंक्रीज होगा। डिमिनिशिंग रेट का मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट, व्हेन मार्जिनल रिवेन्यू इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। अगर मार्जिनल रिवेन्यू पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है, एवरेज एंड टोटल रिवेन्यू विल बोथ इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अगर मार्जिनल रिवेन्यू पॉजिटिव है और कांस्टेंट है तो वो एवरेज रिवेन्यू के इक्वल होता है। यहां पर एवरेज रिवेन्यू इंक्रीज नहीं होगा कांस्टेंट रेट से, केवल टोटल रिवेन्यू इंक्रीज होगा कांस्टेंट रेट से। एंड लास्ट पॉइंट नंबर थर्ड, एज आउटपुट इज इंक्रीज्ड। अगर हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया, द डिफरेंस बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स एंड अल्टीमेटली बिकम्स जीरो। जैसे जैसे हम लोग आउटपुट को बढ़ाएंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच जो डिफरेंस है, जिसे हम लोग बोलते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ही प्लस करके बनता है एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच जो डिफरेंस हुआ, वो हुआ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये बात तो इनकी सही है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लगातार गिरती जाएगी। जैसे जैसे हम लोग आउटपुट को बढ़ाएंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लगातार गिरेगी, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ATC एंड AVC कंटिन्यूअसली फॉल्स। लेकिन यहां पर लिखा है लास्ट में अल्टीमेटली बिकम जीरो। ये बात गलत है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लगातार घटेगी, ये बात सही है, लेकिन जीरो नहीं होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। जितना पढ़ाया उसका रिवीजन कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जो याद करने वाली चीजें हैं उनको लिख लिख कर याद करें। थैंक यू।